हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेज। कैसे हैं सब आप? एक लंबा वक्त है, उसका ब्रेक हो चुका है। इकोनॉमिक्स की क्लास है, अब कंटिन्यू चलेगी। हमारी 5 क्लास पहले हो चुकी है, मौद्रिक नीति तक हम पढ़ चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत फेवरेट टॉपिक इकोनॉमिक्स का और एक अच्छा टॉपिक है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। समझने की कोशिश कीजिए, आपको अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के बारे में देखेंगे। जब भी ये शब्द आता है मुद्रास्फीति, तो हम क्या दिमाग में आता है हमारे? महंगाई। सामान्य सा अर्थ है मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई। आप बॉलीवुड मूवीज के गानों में सुनते हो अक्सर कि महंगाई डायन खाई जात है। एक गाना है कि महंगाई डायन क्या है? खाई जात है। यानी महंगाई को डायन स्वरूप बताया गया है कि महंगाई बहुत खतरनाक है। पर ऐसा नहीं है। हम समझ लेंगे कि इकोनॉमिक्स में महंगाई यानी इन्फ्लेशन का क्या रोल है। जब हम लास्ट क्लास में मौद्रिक नीति पढ़ रहे थे, तब हमने ये देखा कि आरबीआई है वो महंगाई पर नियंत्रण के लिए ये सारी रेट्स है, इनको अपनाता है। परिमाणात्मक टूल और गुणात्मक, दो प्रकार के टूल्स हमने देखे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। मकसद क्या था कि मुद्रास्फीति है उसकी दर को नियंत्रित रखना। कहीं मकसद ऐसा था क्या कि बहुत ज्यादा रेट्स को बढ़ाना? ना, मकसद ये था कि उस रेट को कम करना। मकसद क्या था? नियंत्रित रखना। तो महंगाई एक हद के लिए जरूरी भी है और महंगाई एक हद के लिए बुरी भी है। उन सारे कॉन्सेप्ट, सारे सवालों के जवाब हम आज की क्लास में करेंगे। देखिए, महंगाई का, मुद्रास्फीति का मैंने आपको सामान्य अर्थ क्या बताया? सामान्य अर्थ बताया कि इसको महंगाई हम बोलते हैं। ये है महंगाई। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये महंगाई यानी इन्फ्लेशन क्या होती है। देखिए, दो प्रकार की चीजें होती है अर्थव्यवस्था में, वस्तु और सेवाएं। वस्तु और सेवाओं को खरीदने के बदले हम कुछ प्रतिफल देते हैं, जिसको बोला जाता है कीमत। सारा रोल क्या है? ये कीमत निभा रही है महंगाई के एक्सप्लेनेशन में। देखिए, दो शब्द है मुद्रास्फीति, एक शब्द है मुद्रा। मुद्रा के बारे में हमने पढ़ा, कंपोनेंट पढ़े मुद्रा के, मुद्रा की सप्लाई पढ़ी, आरबीआई कैसे मुद्रा को नियंत्रित करता है, मुद्रा के प्रकार देखे, मुद्रा का अर्थ देखा। यानी पैसा, जब इस पैसे पे दबाव आएगा, स्फीति मीन्स दबाव, जब इस पैसे पे क्या आएगा? दबाव आएगा, उसको बोलेंगे मुद्रास्फीति। अब इस पैसे पे दबाव क्यों आएगा? क्योंकि वस्तुओं की कीमतें है वो क्या बढ़ेगी। जब वस्तु और सेवाओं की कीमतें बढ़ेगी तो पैसे पे क्या आएगा? दबाव आएगा, उसको बोला जाता है मुद्रास्फीति। सामान्य सा अर्थ क्या है? सामान्य सा अर्थ ये है कि वस्तु और सेवाओं की सामान्य, जो वस्तु और सेवाओं की जो कीमतें हैं उसके सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है, उसको बोलते हैं हम मुद्रास्फीति। जब वस्तु और सेवाओं की कीमतें क्या है? बढ़ेगी, तो मुद्रा की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर क्या है? कम हो जाएगी, उसको बोलते हैं हम मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। मैंने आपको बताया कि कीमतें बढ़ी तो क्रय शक्ति कम हुई। अब कीमतें क्या है? लगातार वृद्धि हो रही है। सामान्य स्तर है वस्तु और सेवाओं का, उसमें क्या है? लगातार वृद्धि हो रही है। कभी आपने देखा होगा, ऐसा सुना होगा कि हम पंखे लेके आते हैं घर के लिए। जब हम ऐसी चीजें लेके आते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए चलती है, 10 साल 15 साल जिनकी वैल्यू होती है, तो उनकी महंगाई के बारे में हम ज्यादा जिक्र नहीं करते। बात करते हैं हम कि महंगाई बढ़ गई है, पर हमारे लिए मतलब एक वो अच्छा सब्जेक्ट नहीं माना जाता कि यार इतने लंबे टाइम के बाद जनरली बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आया तो महंगाई बढ़ी होगी। पर जब खाने पीने की वस्तुएं हैं, पेट्रोल डीजल है, इनकी कीमतों में थोड़ी सी वृद्धि भी क्या है? हमारे लिए घातक सिद्ध होती है। हम क्या बोलते हैं? नहीं यार, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, खाने पीने की वस्तुओं की महंगाई बढ़ चुकी है, पेट्रोल डीजल की बढ़ चुकी है। रोजमर्रा रूटीन में जो हमारी चीजें काम में आती है, उनकी वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ चुकी है कि यार बहुत महंगाई है। जब हम सीपीआई और डब्ल्यूपीआई पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा ये वस्तुएं क्यों ली जाती है, वो बकेट क्यों बनाया जाता है कि हम इतनी वस्तुओं को मुद्रास्फीति के मापन में लेंगे। सारे सवालों के जवाब हम देखेंगे। सबसे पहले सिंपल अर्थ, आपसे कोई पूछे मुद्रास्फीति क्या है, तो आपको क्या जवाब देना है? वस्तु और सेवाओं की कीमतें हैं, उनके सामान्य स्तर में क्या है? लगातार वृद्धि हो रही है, उसको बोला जाता है महंगाई। अब इन वस्तु और सेवाओं की कीमतें जब बढ़ेगी तो मुद्रा की क्रय शक्ति है, पैसा है, उसकी वैल्यू कम होगी।
उसी को क्या कहते हैं, महंगाई। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब बचपन में, मैं मेरा ही किस्सा बताता हूं, मुझे मम्मी 100 रुपए, थोड़ी आप 20 रुपए देते थे कि ये लो 20 रुपए और सब्जी ले आ बाजार से। मैं खुशी खुशी जाता था। 20 रुपए में मैं 2 वक्त की सब्जी, 2-3 रुपए मुझे टॉफी के और बच जाते थे, तो मैं खुशी खुशी घर आता था। आज जब 100 रुपए लेके जाते हैं तो रोक के घर पे वापस आते हैं कि यार एक टाइम की सब्जी आई है, और धनिया है वो डाला नहीं, सब्जी वाले ने बोला भैया धनिया के 20 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि वस्तु और सेवाएं हैं उनकी कीमतें बढ़ रही है, जिसके कारण जो रुपए 20 रुपए पहले बहुत ज्यादा दिखते थे, अब वो 100 रुपए है वो भी कुछ नहीं दिखते। आप अक्सर सुनते हो कि यार 500 रुपए का नोट आज कुछ भी नहीं है, और पहले 500 रुपए का नोट देखने को नहीं मिलता था, और आज 500 रुपए का नोट कुछ भी नहीं है। उस नोट पे लिखा होता था 500 रुपए, तो आज कोई ऐसे थोड़ी लिखा होता है 200 रुपए। आज भी कितना ही लिखा है 500 के नोट पे, 500, पर जो वैल्यू है वो कम हो गई है 500 के नोट की। इसलिए क्या बोला जाता है कि यार पैसा कुछ नहीं है आज के वक्त, क्योंकि पैसे की जो क्रय शक्ति है वो गिर चुकी है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को अच्छे से। देखिए, एक परिवार है जिसकी मासिक आय, मंथली इनकम है वो है 100 रुपए। ये एक एग्जाम्पल है, सपोज कर रहे हैं हम, ठीक है। एक परिवार की मान लीजिए मासिक आय है 100 रुपए। अब वो परिवार है वो एक वस्तु लेके आता है, जिस वस्तु का नाम है, मान लीजिए ए नाम है, और इस वस्तु की कीमत है 4 रुपए, यानी एक क्वांटिटी उस वस्तु की 4 रुपए के बराबर है। अब वो परिवार है वो क्या है, इस वस्तु को यूज में करता है, इसकी 25 क्वांटिटी, कीमत कितनी है, प्राइस 4 रुपए, तो टोटल कितना एक्सपेंड करता है वो परिवार, 100 रुपए। मासिक आय कितनी है, 100 रुपए, और खर्च करता है 25 क्वांटिटी पे वस्तु की 4 रुपए प्राइस है, 100 रुपए खर्च करता है। अब सपोज कीजिए, यहां पे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, 100 रुपए में उसको, ये वस्तु है उसका वैल्यू भी कितनी आ रही है आपके, 25 × 4 यानी 100 रुपए। 100 रुपए मासिक आय है और 100 रुपए वस्तु और सेवाओं पे खर्च कर रहे हैं। अब इस वस्तु की कीमत हो गई आपके 4 से 5 रुपए। जैसे ही इस वस्तु की कीमत क्या है, 4 से 5 रुपए होगी, वो 25 रुपए खर्च कर, वो 25 क्वांटिटी खरीद रहे हैं, तो ये 120 रुपए हो जाते हैं। अब देखिए, पहले वो 100 रुपए में उन्हीं वस्तुओं का 25 क्वांटिटी का उपभोग करता था, कंजम्पशन करता था, और आज उसको 120 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैसा है, रुपए, उसकी वैल्यू है वो कम हो गई। पहले 100 रुपए में ये वस्तुएं आ जाती थी, आज 120 खर्च करने के बाद ये वस्तुएं आती है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है भैया कि कीमतें बढ़ेगी तो वस्तुओं की क्रय शक्ति कम होगी, उसी को सामान्य भाषा में मुद्रास्फीति कहा जाता है। ज्यादा टफ मत पढ़िए, सिंपल है वो कॉन्सेप्ट को समझिए। जो हमारे एग्जाम में सवाल आएंगे वो डेफिनेटली आपके सोल्व हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट को क्या हम अच्छे से समझेंगे। अब देखिए, मैंने बताया कीमत और क्रय शक्ति। अब मैं थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कीमत के बारे में। कोई भी वस्तु है उसका कीमत निर्धारण कैसे होता है? अर्थशास्त्र में सामान्य जो वस्तु और सेवाएं हैं उनका कीमत निर्धारण होता है। दो पक्ष होते हैं, एक है मांग पक्ष और एक क्या है, आपूर्ति पक्ष। यानी किसी वस्तु की जो मांग और आपूर्ति है उनका जहां पे समन्वय होगा वहीं पे क्या है, कीमत निर्धारण हो जाएगा। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अर्थशास्त्र का कि कोई वस्तु की मांग है तो आप आपूर्ति करिए और फिर एक संतुलन स्थापित करते हुए क्या है, कीमत का निर्धारण किया जाता है। अब सपोज कीजिए किसी वस्तु की मांग है वो हो गई ज्यादा, किससे, आपूर्ति से। किसी वस्तु की क्या है, मांग आपूर्ति से ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, आपने, मतलब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जब हमारे नवरात्रा के फास्ट आते हैं तो आप बाजार में कभी जाइए कि मुझे फ्रूट्स खरीदने हैं, एप्पल्स है, बनाना, तो जब आप फ्रूट्स खरीदने जाते हैं तो उनकी कीमतें बढ़ जाती है, वरना सामान्य स्तर है वो कम रहता है। जैसे ही आप वर्त में फ्रूट्स खरीदने गए तो क्या होगा, मांग क्या है, ज्यादा, आपूर्ति क्या है, कम। यानी मांग आपूर्ति से क्या है, ज्यादा है,
फास्ट करने वाले लोग हैं उस दिन सारे फ्रूट्स खाएंगे, चाहे डेली टू डेली खाते नहीं हो, पर उस दिन क्या है, फ्रूट्स खाना जरूरी है। तो मांग आपूर्ति से ज्यादा हुई तो क्या हुआ, फ्रूट्स की कीमत क्या है, बढ़ गई। ये सिंपल सा एक अर्थशास्त्र में देखने को मिलता है। आप कोविड का टाइम याद कीजिए, मुझे याद है जब रेमडेसिविर एक इंजेक्शन आता था, जो आपके ग्लूकोज का आता था इंजेक्शन, अब कई डॉक्टर्स ने उसको प्रीफर किया कि भाई ये लगाओ। अब कोरोना में क्या है, पेशेंट बहुत ज्यादा है, उस इंजेक्शन की मांग बढ़ी। आप यकीन मानिए 2-2.5 हजार रुपए का इंजेक्शन है और उसकी वैल्यू चली गई 25-25 हजार तक, 35-35 हजार तक, काला बाजारी होने लग गई। तो मांग जब आपूर्ति से ज्यादा होगी तो वस्तु की कीमत बढ़ेगी, ये एक सामान्य सा अर्थशास्त्र का नियम है। इसके उल्टा देखिए, यदि मांग हो जाए कम आपूर्ति से, आपूर्ति हो जाए ज्यादा, तो सिंपल सा है, वस्तुएं खूब सारी है, मांग है नहीं, तो क्या करेंगे, वस्तु की कीमत कम कर दो। जब आप देखते हो ये सेल वगैरह लगती है तो उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है कि स्टॉक ज्यादा हो गया है, आपूर्ति ज्यादा हो गई है, तो कम कीमत है, उस पे निकालो इसको। तो ये क्या है, एक सामान्य सा अर्थशास्त्र का नियम है। अब आप मुझसे कहोगे कि सर ये क्यों बता रहे हो आप, इसके बताने के पीछे लॉजिक क्या है, वो लॉजिक ये है कि मैं मुद्रास्फीति के कारण बताऊंगा कि मुद्रास्फीति क्यों होती है। तो अब हम दो कॉन्सेप्ट देखेंगे, यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है किन्स, एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम क्या है, किन्स। किन्स ये बताते हैं कि ये जो महंगाई आप बोल रहे हो, मुद्रास्फीति, ये क्या है बेसिकली, ये जो मुद्रास्फीति है ये बेसिकली अंतर है, ये एक डिफरेंस है, और ये डिफरेंस किसका है, ये डिफरेंस है आपके मांग और आपूर्ति का। किन्स क्या बोल रहे हैं कि मांग और आपूर्ति है, उसके अंतर का परिणाम क्या है, वो है आपके मुद्रास्फीति। जब मांग और आपूर्ति है उसके अंतर का परिणाम क्या है, वो है सिंपल मुद्रास्फीति। अभी तक मैंने आपको ज्यादा नहीं बताया, सिंपल मैंने ये बताया है कि किसी वस्तु की क्या है, जब मांग आपूर्ति से ज्यादा होगी तो कीमत बढ़ेगी, मांग अगर पूर्ति से क्या है कम होगी तो कीमत है वो घटेगी। किन्स भी यही बता रहे हैं कि ये जो अंतर देख रहे हो आप, कि मांग साइड और आपूर्ति साइड, इन दोनों में जो अंतर होगा उसका परिणाम ही क्या है, वो है मुद्रास्फीति। वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी तो सीधी सी बात है मुद्रास्फीति होगी। अब हम पढ़ते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया, दो पक्ष है वस्तु और सेवाओं के, एक मैं बोल सकता हूं मांग पक्ष और एक मैं बोलूंगा आपूर्ति पक्ष, और आपूर्ति पक्ष को मैं बोल सकता हूं लागत जनित मुद्रास्फीति। प्रकार हम देख रहे हैं, इसके कारण देख रहे हैं मुद्रास्फीति के, सॉरी, कि मुद्रास्फीति क्यों होती है, इसको लागत जनित भी बोल सकता हूं और मांग पक्ष को मैं मांग जनित भी बोल सकता हूं। देखिए सिंपल क्या है, सिंपल सा मैंने आपको बताया, मांग बढ़ेगी तो क्या है, कीमत बढ़ेगी, सीधी सी बात है, मांग बढ़ेगी किसी वस्तु की तो कीमत बढ़ेगी, और मांग कम होगी तो कीमत घटेगी। ठीक है, अब आप ये खुद देखिए कि ये मांग क्यों बढ़ती है। सवाल क्या है हमारा, लॉजिक में लॉजिक ढूंढना, कि सर आपने बताया मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, मांग कम होगी तो कीमत कम होगी। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये मांग जनित मुद्रास्फीति क्या होती है, वस्तु और सेवाओं की मांग क्यों बढ़ती है, हम वो देखते हैं। मांग क्यों बढ़ती है वो चीज आप समझिए। देखिए मांग बढ़ने के कई कारण होते हैं, एक एक कारण की हम डिटेल से थोड़ी चर्चा करेंगे। मांग क्यों बढ़ती है वस्तु और सेवाओं की, मांग इसलिए बढ़ती है क्योंकि भारत जैसे देश में क्या है, जनसंख्या भी बढ़ती है। जनसंख्या क्या है हमारे लिए एक, मतलब दोनों चीजें है अर्थव्यवस्था में, ऐसे कोई भी जो सत्य है वो सापेक्ष होता है, ना ऐसे बोला जाता जनसंख्या बढ़ना हानिकारक है, पर भारत जैसे देश में पॉपुलेशन डिविडेंड, जिसको जननांकीय लाभांश बोला जाता है, हमारे यहाँ युवा आबादी बहुत ज्यादा है,
तो वो प्रोडक्शन में हेल्पफुल भी रहती है। पर युवा तो क्या है, रील्स देख रहे हैं। तो जनसंख्या जब बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ेगी। एक परिवार है, पहले एक परिवार था, वो 1 किलो सब्जी लेके आता था, 5 मेंबर थे। फिर 3 बच्चों की शादियां हुई, 3 बहुएं आई, तो क्या हुआ, सब्जी आधा किलो एक्स्ट्रा लाने लग गए। फिर बच्चे हुए, तो जनसंख्या जैसे ही बढ़ेगी तो क्या है, वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ेगी। दूसरा, सरकारी व्यय जब बढ़ेगा, राजकोषीय नीति हम पढ़ेंगे, सरकार का बजट है वो देखेंगे, राजकोषीय नीति देखेंगे। सरकार विभिन्न प्रकार की सब्सिडी देती है। सरकार किसानों के खाते में पीएम सम्मान निधि का पैसा देती है। सरकार वो लाभार्थियों को क्या है, डायरेक्ट पैसे देती है, बहुत सारी स्कीम्स निकालती है। तो सरकारी व्यय जब बढ़ेगा तो क्या है, वस्तुओं की मांग नहीं बढ़ेगी क्या, लोग पैसा नहीं खर्चेंगे क्या। जब सरकार उनको सहायता देगी, जब सरकार उनके लिए ऐसी ऐसी चीजें, स्कीम्स लेके आएगी, तो वो लोग क्या है, उपभोग करेंगे। यानी आप ये देखिए कि मतलब अमर्त्य सेन एक अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने एक पुअर इकोनॉमिक्स नाम से एक थ्योरी दी। तो जब हम वो पढ़ेंगे, डीबीटी पढ़ेंगे हम, हमारा जो वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है वो पढ़ेंगे। तो जब आपके कोरोना आया तो बहुत सारे अर्थशास्त्री है, अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री, उन्होंने ये बोला कि अमीर व्यक्ति है उनका उपभोग स्तर है वो कम होता है। मुकेश अंबानी जी के पास जितनी इनकम है, जितनी इनकम का स्केल है, जैसे मान लीजिए उनके पास 5,000 करोड़ रुपए है, ठीक है। अब उनके पास 5,000 करोड़ रुपए है, यदि उनकी 100 करोड़ की अर्निंग होती है तो वो 100 करोड़ में से, ये मान लीजिए परसेंटेज में देखें तो वो 90 करोड़ रुपए तो क्या है, अकाउंट में रख लेंगे, क्योंकि उनके पास सारे संसाधन है, खाने पीने से लेके, गाड़ियों से लेके सब कुछ है उनके पास। तो उनका उपभोग का स्तर गरीबों की तुलना में कम होगा। यदि मान लीजिए, यही मैं जो बता रहा हूं आपको, यही 100 करोड़ मैंने बताए, 100 करोड़ रुपए यदि गरीबों के खाते में सरकार ने डाले, मान लीजिए 500 रुपए भी आए कुछ लोगों के, वो 500 रुपए शाम को ही खर्च हो जाएंगे, शाम को ही वो पैसा अर्थव्यवस्था में आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि सरकारी व्यय जब बढ़ेगा तो क्या है, मांग बढ़ेगी। मैं क्या बता रहा हूं, मांग क्यों बढ़ती है वस्तुओं और सेवाओं की, यानी हम मांग जनित मुद्रास्फीति देख रहे हैं कि जब वस्तुओं की मांग बढ़ने से क्या है, कीमत बढ़ेगी, तो उसको बोलते हैं मांग जनित मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का कारण क्या है, मांग का बढ़ना और आपूर्ति पक्ष देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, सरकारी व्यय मैंने बताया, सरकार बहुत सारी सब्सिडीज वगैरह वो लेके आती है। उसके अलावा देखिए, आय स्तर में बढ़ोतरी, जब लोगों की आय बढ़ेगी तो क्या है, लोग खर्च नहीं करेंगे क्या। पहले कोई व्यक्ति 10,000 रुपए कमाता था, एक बाइक ले रखी थी छोटी सी, फिर उसकी सैलरी 20,000 रुपए हुई तो वो स्पोर्ट्स बाइक लेके आया, फिर अपनी वाइफ को भी एक स्कूटी दिला दी, फिर उसकी सैलरी 50,000 रुपए हुई तो वो 4 व्हीलर ले आया। तो जब वस्तु और सेवाओं की वो आय का स्तर है उसमें बढ़ोतरी होगी तो वस्तुओं की और सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक मैंने आपको बताया क्रय शक्ति, इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर। ये क्रय शक्ति जब बढ़ती है तब भी वस्तुओं की क्या है, मांग बढ़ती है। हर व्यक्ति के अंदर एक क्रय शक्ति होती है कि पैसा कितना खर्च कर सकता है, पैसा खर्च करने की इच्छा शक्ति, एक तरह से ये मान लीजिए। जैसे हम बोलते हैं कि यार ये व्यक्ति बहुत कंजूस है, इसके पास पैसा तो है पर ये खर्च नहीं करता है। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं होते हुए भी उसकी जो क्रय शक्ति क्षमता है वो ज्यादा है। अमीरों में ये ज्यादा पाई जाती है, गरीबों में कम, पर गरीब क्या है, भोग ज्यादा करते हैं। जब ये क्रय शक्ति क्षमता बढ़ती है, अब ये क्यों बढ़ती है, बहुत सारे कारण है, जैसे मजदूरी दर बढ़ गई। अब आप देखिए, पहले जो आपके हमारे गांव में मजदूरी करते थे श्रमिक, तो उन श्रमिकों को 200 रुपए, 250 रुपए, पहले 100 भी मिलते थे। आज 600 रुपए, 700 रुपए गाँव में, शहरों में क्या है, मजदूरी दर है। क्योंकि महंगाई बढ़ी है तो बेचारे इन वर्ग का क्या वो है कसूर, इनकी भी क्या है, मजदूरी दर बढ़ाई है। तो मजदूरी दर जब इनकी बढ़ेगी तो ये क्या है, खर्च ज्यादा करेंगे, उससे क्या है, मांग बढ़ेगी, ठीक है। और यदि हम देखें, सरकार क्या है, करों में कमी करती है, कर की दर है वो कम कर दी सरकार ने, तो क्या है, मांग बढ़ेगी। क्रय शक्ति है, आपके मजदूरी दर है, ये क्या है, मांग बढ़ने के कुछ कारण है कि जनसंख्या बढ़ गई, सरकारी व्यय बढ़ा, आय स्तर में क्या है, वृद्धि हुई,
क्रय शक्ति है उसमें क्या है, वृद्धि हुई। तो इनसे क्या होगा आपके, इनसे सिंपल सा यही है, एक सेकंड में पानी पी लूं। तो मैंने आपको सिंपल क्या बताया, क्रय शक्ति है, मजदूरी दर उसमें बढ़ोतरी हो गई, कर है उसकी दरों में क्या हो गई, कमी हो गई, इनकम टैक्स सरकार ने कम कर दिया। एक देखिए, जब हमने मौद्रिक नीति पढ़ा था तो मैंने आपको ये बताया कि बैंक है वो साख निर्माण करते हैं, मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जब मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई क्या करेगा, मैंने आपको बताया था ना कि जब बैंक दरों में कमी करेगा, रेपो रेट में कमी करेगा, तो बैंक क्या है, ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे जनता को। और जब बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे उसको हमने बोला साख निर्माण, बैंकिंग मुद्रा। अब ये साख निर्माण क्या करेगी, अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाएगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। जब कोविड के बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या है, धीमी रफ्तार हो गई थी, वाहन बिकना बंद हो गए थे, तो सरकार ने क्या किया, आरबीआई को दिशा निर्देश दिए। आरबीआई ने देखा कि अर्थव्यवस्था में ऐसी चीजें हो रही है, तो सरकार और आरबीआई ने मिलकर क्या किया कि आरबीआई ने ऑटोमोबाइल जो व्हीकल लोन है वो सस्ते कर दिए। कहने का मतलब बैंकों को रेपो रेट है वो कम कर दी, बैंक रेट है वो कम कर दी, जिससे बैंक भी क्या है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा वाहन लोन देने लग गए। उससे क्या हुआ, वाहनों की मांग बढ़ी। मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कीमत बढ़ेगी। उसके बाद एक है आपूर्ति साइड, एक सेकेंड। अब देखिए वस्तुओं की आपूर्ति साइड में क्या होता है वो देखते हैं। देखिए आपूर्ति साइड में हम देखते हैं, इसको बोलते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। ये क्या होती है, देखिए वस्तुओं की लागत क्यों बढ़ती है, इसको हम बोलते हैं उत्पादन की लागत। ये क्यों बढ़ती है भाई, आप अर्थव्यवस्था को सिंपल सा लेके देखिए। वस्तुओं की लागत बढ़ने के कई कारण होते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कारण क्या होता है, वो है कच्चा माल है उसकी, या कच्चे माल की, एक सेकंड, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि। जब रॉ मटेरियल महंगा होगा तो कोई वस्तु उत्पादक है वो ज्यादा पैसे वसूल करेगा, क्योंकि भाई उसके, हम बोलते हैं ना कि यार हमारे तो इतनी पड़त में ही नहीं है, इतनी नहीं पड़ रही, क्योंकि वो रॉ मटेरियल है उसकी वैल्यू बढ़ गई है, उसके कारण वो फाइनल प्रोडक्ट है उसके ज्यादा चार्ज करेगा। तो आपूर्ति साइड में क्या है, उत्पादन की लागत बढ़ने से कैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है वो देख रहे हैं। कच्चे माल की कीमत जब बढ़ेगी तो क्या है, वस्तु की कीमत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, सीधी सी बात है बढ़ेगी। उसके अलावा इधर से देखिए, ये मजदूरी दर बढ़ी मजदूरी दर बढ़ी तो उत्पादक को क्या है, मजदूरों को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, वो फिर कहां से निकालेगा वो पैसा, कीमत से, तो क्या है, कीमत बढ़ेगी। उसके अलावा जीएसटी, ठीक है, कर में वृद्धि। जब सरकार कर में वृद्धि करेगी तो ये सारी कीमत कहां से वसूल की जाएगी, उपभोक्ता से, तो कीमत क्या है वो बढ़ेगी। उसके अलावा आपूर्ति साइड में देखिए, कुछ प्राकृतिक कारण भी होते हैं, ठीक है, जैसे भूकंप वगैरह आ गया, बाढ़ वगैरह आ गई, तो उससे क्या है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई, परिवहन की लागत बढ़ गई, माल है वो खराब हो गया, उससे क्या है, कुछ प्राकृतिक कारण भी होते हैं आपूर्ति साइड में देखते हैं वस्तुओं की कीमतें बढ़ने में। कुछ वैश्विक कारण भी होते हैं, जैसे युद्ध वगैरह है, ठीक है, अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है और तेल की कीमतें हैं वो बढ़ गई, तो ये क्या है, कुछ वैश्विक कारण भी होते हैं कि इंटरनेशनली कुछ ऐसा इश्यू चल रहा है जिनके कारण से क्या है, कीमतें हैं यहाँ पे प्रभाव डाल रही है। तो कच्चा माल है उसमें बढ़ोतरी हो गई, मजदूरी दर है वो बढ़ गई,
उसके अलावा जीएसटी कर है उसमें वृद्धि कर दी सरकार ने, तो क्या है, कीमत बढ़ गई। और यदि देखें तकनीकी परिवर्तन, तकनीक में जब परिवर्तन होता है तो वो टेक्नोलॉजी क्या है, हायर की जाती है, वो भी क्या है, वस्तुओं की कीमत बढ़ाएगी। पहले आप देखते थे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट वगैरह, वो उसमें कोई टेक्निक है वो पुरानी टेक्निक होती थी। अब जैसे नई एडवांस कोई टेक्निक आई तो उस पे लिखा होता है कि इसमें ये फंक्शन है या इसमें ये टेक्निक है, इसका हम एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। तो वो क्या है, तकनीक में परिवर्तन भी क्या है, कीमत में वृद्धि करेगी। तो सिंपल हमने क्या देखा, मुद्रास्फीति के क्या कारण होते हैं, दो पक्ष, एक मांग पक्ष और एक आपूर्ति पक्ष, दोनों का हमने देखा। और यही क्या है, प्रकार भी है कि मांग जनित मुद्रास्फीति क्या है, जब वस्तुओं की मांग बढ़ने से क्या है, कीमत बढ़ेगी। सप्लाई साइड का देख रहे हैं कि जब उत्पादन की लागत बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, ये सारे कारण है। ये सारे कारण होने के बाद क्या है, वस्तुओं की कीमत बढ़ेगी, तो क्या है, ये लागत जनित मुद्रास्फीति या आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति। सिंपल सिंपल हमने ये चीजें देखी। तो मैंने आपको क्या क्या बताया अभी तक, मैंने आपको बताया सबसे पहले मुद्रास्फीति क्या है, वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी, क्रय शक्ति कम होगी। क्रय शक्ति का हमने देख लिया, पैसे की वैल्यू कम होना। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद मैंने आपको कीमत निर्धारण बताया सिंपल, कि एक मांग पक्ष है और एक क्या है, आपूर्ति पक्ष। इनमें जब समन्वय होता है तो वस्तु की कीमत है उसका निर्धारण होता है। मांग यदि आपूर्ति से ज्यादा हो गई तो कीमतें बढ़ेगी, मांग यदि आपूर्ति से कम है तो कीमत क्या है, घटेगी। उसके बाद देखिए, ये मैंने आपको बताया किन अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने दोनों पक्षों के बारे में बताया कि मांग पक्ष क्या होता है और आपूर्ति पक्ष क्या होता है। तो इसकी चर्चा हमने इस डिस्कशन में करी कि भाई मांग जनित कौन सी है और आपके आपूर्ति जनित कौन सी है, लागत जनित कौन सी है। अब देखिए, किन्स जब ये बात कर रहे थे कि ये आपूर्ति साइड है, ये मांग साइड है, ये कारण हो सकते हैं, मुद्रास्फीति इस कारण से होती है, तो एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम है A.W. फिलिप्स। A.W. फिलिप्स है ये, जो आपके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है वहां पे अर्थशास्त्री थे। किन्स जब मांग पक्ष और आपूर्ति पक्ष के बारे में बता रहे थे कि मुद्रास्फीति, वैसे देखा जाए, देखिए अर्थशास्त्री है वो मुद्रास्फीति को एक विवादित अवधारणा बताते हैं कि भाई कहीं किसी देश के लिए मुद्रास्फीति अच्छी है, किसी देश के लिए नहीं है। आप जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल सुनते हो बहुत बार, कि पैसा बोरा भर के लेके जाते हैं और फिर क्या है, सामान खरीद के लेके आते हैं। अभी जिम्बाब्वे ने भी क्या किया है, जो नोट है उनके निर्गमन की व्यवस्था गोल्ड आधारित कर दी है। हमने पढ़ी थी, भारत क्या है, आनुपातिक रिजर्व सिस्टम अपनाता है, ठीक है, जो हमने देखा था, जो मुद्रा आपके मैंने बैंकिंग पढ़ाया था उस टाइम पे। तो देखिए, A.W. फिलिप्स है ये, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या है, अर्थशास्त्री है। किन्स जब बात कर रहे थे कि भाई ये मांग जनित है, ये आपूर्ति जनित है, तो ये बोले कि मैं भी कुछ बताना चाहता हूं मुद्रास्फीति से रिलेटेड, कुछ मैंने रिसर्च किया है। तो सारे अर्थशास्त्री है, आर्थिक जगत है, वो देखने लग गया। जैसे हम देखते हैं कि राजनीतिक जगत है, वैसे ही एक आर्थिक जगत भी होता है। तो आर्थिक जगत के अर्थशास्त्रियों ने बोला कि भाई ऐसा क्या रिसर्च किया है, थोड़ा सा हमें भी बता मुद्रास्फीति के लिए। तो ये बोले कि मैंने एक कर्व है वो बनाया है। तो बोले कौन सा कर्व है, तो ये बोले ये एक सिंपल कर्व है, मैंने ये बनाया है, ये कर्व बनाया है, और मैंने इसको नाम दिया है मेरे खुद के नाम पे ऊपर, जिसका नाम है फिलिप, A.W. फिलिप है, मैंने इसको फिलिप वक्र नाम दिया है। तो मैं कुछ बताना चाहता हूं इसके बारे में। तो अर्थशास्त्री बोले बताइए। तो फिलिप्स बोल रहे हैं कि जो मुद्रास्फीति है और बेरोजगारी है उसमें एक नकारात्मक संबंध होता है। तो फिलिप वक्र क्या बताता है, फिलिप वक्र ये बताता है कि मुद्रास्फीति और आपके बेरोजगारी, इसमें क्या है, नकारात्मक संबंध है, ये देखते हैं, ठीक है, यानी व्युत्क्रम भी बोल सकते हैं। ये क्या है वो समझते हैं हम थोड़ा सा। देखिए, फिलिप है ये बता रहे हैं कि जब मुद्रास्फीति की दर बढ़ेगी, मान लीजिए इधर लिख रहा हूं मैं मुद्रास्फीति की दर, ये है मुद्रास्फीति की दर, मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। जब मुद्रास्फीति की दर क्या है, बढ़ेगी, तो क्या है, बेरोजगारी है वो कम होगी। ऐसा बोल रहे हैं कौन, ये है मान लीजिए बेरोजगारी दर,
ये बोल रहे हैं फिलिप। ये बोल रहे हैं जब मुद्रास्फीति कम होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी। यानी मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो रोजगार के साधन ज्यादा आएंगे। कुछ इन्होंने लॉजिक दिए अपने कि जैसे ही मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो उत्पादक क्या है, उत्पादकों का क्या होगा, प्रोड्यूसर है वो लाभ की स्थिति में होंगे। भाई मुद्रास्फीति सामान्य सा अर्थ है कीमतें बढ़ना। जब कीमत बढ़ेगी तो क्या है, उत्पादक लाभ में आएंगे, उससे क्या है, रोजगार के नए नए साधन आएंगे। तो इन्होंने ये बताया कि जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी है इसमें नकारात्मक संबंध बताया कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी है वो कम होगी, मुद्रास्फीति कम होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, ये इन्होंने बोला। यानी एक नकारात्मक संबंध है वो इन्होंने स्थापित किया। अब ये जो संबंध है ये अल्पकाल के लिए होता है, लॉन्ग टाइम के लिए ऐसा होना जरूरी नहीं है। एक फेडलर नाम से अर्थशास्त्री आए, उन्होंने बताया कि जो कीमत और मजदूरी है, कीमत और मजदूरी की रेस चल रही है। सामान्य सा ये है कि भाई वस्तुओं की कीमतें बढ़ी, उत्पादक है वो ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मैं मजदूरी बढ़ा दूं, पर ऐसा अर्थव्यवस्था में नहीं देखा जाता है। उस अनुपात में वो अपना जो लाभ है वो लाभ का हिस्सा कोई भी उत्पादक मजदूरी में व्यर्थ नहीं करना चाहेगा। मजदूरी एक क्या है, एक परिश्रम है, बेचारा एक मतलब मजदूर है, उसको तो कोई लाभ में हिस्सा ही नहीं है। जैसे ही अंबानी जी है, अडानी जी है, या और भी कोई इंडस्ट्री मैन है, जब उनके शेयर बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो क्या कर्मचारियों की आय उस अनुपात में बढ़ती है क्या? तो फेडलर बोल रहे हैं कि कीमत और मजदूरी की रेस में कीमत हमेशा आगे रहती है, मजदूरी क्या है, बाजी हार जाती है। तो आप जो बोल रहे हैं कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में व्युत्क्रम संबंध है, नकारात्मक संबंध है, मान ली आपकी बात, पर ये क्या है, ये सिर्फ क्या है, अल्पकाल के लिए है। ठीक है, थोड़े बहुत वक्त के लिए ऐसा दिख सकता है, पर लॉन्ग टर्म में जाके क्या है, जब बेरोजगारी बहुत ज्यादा आ जाएगी, वो आपकी मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। तो एक इकोनॉमिक्स में टर्म आती है जिसका नाम क्या है, स्टैगफ्लेशन। एक टर्म आती है जिसका नाम क्या है, स्टैगफ्लेशन। ये स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि फिलिप बोल रहे हैं कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में कैसा संबंध है, व्युत्क्रम, नकारात्मक। मुद्रास्फीति बढ़ेगी, बेरोजगारी कम होगी, मुद्रास्फीति कम होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है, जो मैंने आपको बताया कि ये एक शॉर्ट टर्म के लिए है, जो फिलिप वक्र में बताया गया है, पर लंबे वक्त के बाद क्या है, जब ज्यादा कीमतें बढ़ जाएगी, ज्यादा मुद्रास्फीति रन हो जाएगी अर्थव्यवस्था में, तो बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी। कैसे, देखिए स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, मुद्रास्फीति ये भी बढ़ रही है और साथ ही साथ आपके बेरोजगारी है वो भी बढ़ रही है। एक अर्थशास्त्र मतलब अर्थव्यवस्था के लिए बहुत भयानक समस्या है ये स्टैगफ्लेशन। मैं या तो आपको ऐसे बता सकता था कि मुद्रास्फीति के प्रकार, स्टैगफ्लेशन, मांग जनित, मैं क्या कॉन्सेप्चुअल आपको बता रहा हूं, जहां जो कंसेप्ट निकलेगा उसी का मैं क्या है आपको रेफरेंस दूंगा। मैंने अभी लास्ट में आपको क्या बताया, फिलिप क्या बता रहे हैं कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में कैसा संबंध है, नकारात्मक, कि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो क्या है, बेरोजगारी क्या है वो कम होगी। पर यहाँ पे क्या है, फेडलर ने बोला कि कीमत और मजदूरी में कौन बाजी मारता है, कीमत बाजी मारती है। एक टाइम के बाद फिलिप जी आपका वक्र है वो फेल हो जाएगा। कई बार क्या है, फिलिप वक्र के बारे में सवाल पूछा है, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया है। तो स्टैगफ्लेशन कैसी स्थिति है कि जब मुद्रास्फीति यानी कीमतें बहुत ज्यादा दिन तक बढ़ी हुई दिख रही है, सामान्य स्तर में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है, तो एक टाइम के बाद क्या है, बेरोजगारी है वो भी बढ़ जाएगी। अर्थशास्त्र के लिए बहुत भयानक समस्या है अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, ये क्या है, स्टैगफ्लेशन की ऐसी स्थिति जब मुद्रास्फीति बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ जाए। और सबसे बड़ा जो सवाल है वो आता है सरकार के सामने, सरकार करे क्या। आप भी जब अर्थव्यवस्था हम पढ़ रहे हैं तो हमने देखा मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो ये रेट्स है वो कम करती है, सस्ती मौद्रिक नीति अपनाती है। पर होगा क्या, मुद्रास्फीति तो बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, सरकार कर क्या रही है, तो कठोर मौद्रिक नीति अपनाएं या सस्ती अपनाएं, बेरोजगारी की भी समस्या है। तो सरकार
बहुत स्ट्रिक्टली अर्थव्यवस्था पे उपाय करती है। इसको क्या बोला जाता है? स्टैगफ्लेशन बोला जाता है। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब हम देखते हैं मुद्रास्फीति के प्रकार। देखिए, मुद्रास्फीति के प्रकार बहुत सिंपल सिंपल से है, एकदम सिंपल सिंपल मैं करके लाया हूं आपके लिए। देखिए, पहला है लक्षित। प्री के एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, लक्षित मुद्रास्फीति। लक्षित क्या होता है कि अर्थव्यवस्था है, उसके संरचना के आधार पे कोई भी देश है वो मुद्रास्फीति का एक लक्ष्य निर्धारित करता है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है, विकासशील है, विकसित है, अल्प विकसित है, कैसी अर्थव्यवस्था है, उसके अकॉर्डिंग क्या है मुद्रास्फीति की दर है वो निर्धारित की जाती है। भारत जैसे विकासशील देश ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है 4+-2%, यानी 4% मुद्रास्फीति की दर +-2 मीन्स कि प्लस या -2% का विचलन हम स्वीकार कर सकते हैं। ये रेट 6% भी हो सकती है और 2% भी हो सकती है। तो ये लक्ष्य जब हमने निर्धारित किया उसको बोला गया लक्षित मुद्रास्फीति। कोई देश 5% का भी लक्ष्य निर्धारित कर सकता है, 10 का भी कर सकता है। दूसरा है रेंगती हुई। रेंगती हुई मीन्स जो हम देखते हैं छिपकली वगैरह रेंगते हुए चलते हैं धीरे धीरे। जब दर 3% से क्या है कम होए। भारत ने क्या लक्ष्य लिया? 4+-2%। तो भारत की रेंगती हुई में तो नहीं आएगी, क्योंकि 4 तो क्या है 3 से ज्यादा ही है। 3% से जब कम दर हो जाए उसको बोला जाता है रेंगती हुई। एक है चलती हुई। चलती हुई रेट है 3 से 6% जो भारत की अर्थव्यवस्था ने लक्ष्य निर्धारित किया है। फिर देखिए दौड़ती हुई। दौड़ना मीन्स तेज चलने से ज्यादा क्या है दौड़ना। तो 4+-2 6% है, तो 6 से 10% की जो रेट है उसको बोला जाता है दौड़ती हुई। फिर है गेल गैपिंग। गेल गैपिंग में क्या है 10% से ज्यादा। फिर है हाइपर। हाइपर में है 50% से ऊपर जब मुद्रास्फीति की दर चली जाए, इन्फ्लेशन रेट। जैसे आपने जिम्बाब्वे वगैरह के बारे में सुना है, पाकिस्तान में भी 50 तो नहीं गई होगी पर महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। विस्फीति। विस्फीति बोलते हैं जब क्या है मुद्रास्फीति की दर है वो कम होने लग जाए। कोई भी एक दर है उससे जब कम होने लग जाती है उसको बोला जाता है आपके विस्फीति। उसके बाद देखिए अपस्फीति, मतलब दर है वो नकारात्मक हो जाए। अब मुद्रास्फीति कम होना भी एक क्या है घाटे का सौदा है। वस्तुओं की कीमतें कम भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। एक क्या है आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए। अगर वस्तुओं खाद्य पदार्थों की वस्तुएं क्या है कम से कम होने लग जाएगी तो किसान है, उत्पादक है, उनके क्या बचेगा। किसान तो यही चाहता है कि खाद्य जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतें बढ़े ताकि मैं भी लाभ कमाऊं। तो नकारात्मक दर को क्या बोलते हैं? अपस्फीति। उसके बाद मांग जनित और लागत जनित दोनों हमने देखी लास्ट स्लाइड में। कोर मुद्रास्फीति, मैं अभी बेसिकली ये बता रहा हूं, मुद्रास्फीति ईंधन और खाद्य पदार्थों की मुद्रास्फीति है। जब हम मुद्रास्फीति का मापन देखेंगे तब डिटेल से पढ़ेंगे कोर को, तिरछी को। और ये बोटलनेक वही है सप्लाई आपूर्ति के कारण परिवहन की लागत बढ़ गई, सप्लाई में क्या है आपूर्ति में क्या है कुछ बाधाएं आ गई, उसको बोलते हैं बोटलनेक। कोर, तिरछी, हेडलाइन ये सारी हम देखेंगे जब मुद्रास्फीति का मापन करेंगे। WPI, CPI ये हम देखेंगे। लास्ट जो एग्जाम था प्री का उसमें कोर, हेडलाइन उसका एक स्टेटमेंट आया था। तो ये बेसिक सी चर्चाएं हैं वो हमने मुद्रास्फीति से रिलेटेड करी है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। आपके कोई डाउट्स है तो उनके बारे में फीडबैक बताइए कमेंट में। थैंक यू।